चलो ओके। हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लास्ट क्लास अपने कंपनीज एक्ट 2013 कंप्लीट किए थे। तो ये जो हमारा न्यू सिलेबस का पास्ट टर्म एनालिसिस है, जो कहता है कि कंपनीज एक्ट इटसेल्फ हमारे 100 मार्क्स के पेपर में 20 to 21 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, एंड दैट वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, आज हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हम लोग यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। अब यूनिट, इसका 3 यूनिट है, यूनिट 1, 2 एंड 3। तुमको समझ में आ रहा होगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से कि ये जो यूनिट 1 है, ये लगातार पिछले 2 टर्म्स में से 3 to 4 मार्क्स के लिए ऑन एन एवरेज पूछा जा रहा है। लेकिन जो सेकेंड एंड थर्ड यूनिट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली द सेकेंड यूनिट। कैन यू सी? जो अपना इंस्टीट्यूट है वो इन 2 यूनिट को टारगेट कर रहा है। एक टर्म में कभी इस यूनिट से ज्यादा पूछा जा रहा है, यूनिट 3 से, कभी यूनिट 2 से, एंड मैक्सिमम देखा गया लास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग कि इन्होंने यूनिट 2 को ही टारगेट किया है। तो यूनिट 2 एंड यूनिट 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 1 से भी क्वेश्चन आ रहा है, 3-4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। इट इज अ स्कोरिंग, इट इज इजी यूनिट, तो अपने उसको भी अच्छे से करेंगे ताकि आए तो अपने एग्जाम में लिख करके आ सके। ठीक है, ऑल टुगेदर तीनों यूनिट को कंबाइन करके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी हमारे पेपर में कितने मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है? 21 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है। कर रहा है क्या? कर रहा है ना? तो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक सेकेंड बस रुकना। चलो, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेट्स स्टार्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस एक्ट का ब्रीफ बैकग्राउंड समझ लो कि इस एक्ट में हम लोग पढ़ने क्या वाले। अब कोई भी एक्ट के नाम से हम लोग को समझ आ जाता है कि उस एक्ट में हम लोग किस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हम लोग ऑल अबाउट पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होता है, एक बार बन गया तो उसके बाद पार्टनर्स का क्या लाइबिलिटीज है, क्या उनका राइट्स है, क्या उनके पास में पावर्स है, बनाते कैसे हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग अ पार्टनरशिप फर्म। फिर अगर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है, बंद करना है, तो उसको बंद करने का प्रोसेस क्या होगा, क्या स्टेप्स फॉलो करके या कौन कौन से सिचुएशंस में हम पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं, और बंद कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। तो जब आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द एडमिशन, देन रिटायरमेंट, डेथ एंड फाइनली डिसोल्यूशन। पढ़ा है आपने, अकाउंटिंग तो किया ही है आपने, तो आपको अकाउंट्स पर्सपेक्टिव से पार्टनरशिप मालूम है। सिंस आपको अकाउंट्स पर्सपेक्टिव से मालूम है, लॉ में कनेक्ट करने में आपको आसान रहेगा। ठीक है, जो आप प्रैक्टिकली करते आए हैं, थोड़ा बहुत चीजें, मैक्सिमम थोड़ा बहुत चीजें आपको इधर में थ्योरेटिकली दिखेगा, आपको मालूम है, बस आपको थ्योरेटिकली जानना है। क्योंकि अब आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स तो हो गया, आपको लॉ में अब पार्टनरशिप लिख के आना है। ठीक है, तो वील ट्राई टू कनेक्ट प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब जो इंडियन एक एक्ट है, बहुत पुराना एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो अपने सिलेबस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। तो पहले क्या हुआ था ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट सब एक साथ ही डाला हुआ था, क्योंकि उतना ज्यादा कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होता नहीं था और इतना ज्यादा पार्टनरशिप बनता भी नहीं था।
तो कभी नीड नहीं आया कि ये सब के लिए सेपरेट एक्ट बनाने का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ये सब के लिए कभी सेपरेट एक्ट का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते गया, पार्टनरशिप्स फॉर्म होते गए, तो रियलाइज हुआ कि हाँ कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहे हैं, तो वी नीड अ सेपरेट एक्ट जो सेल को खाली गवर्न करे, खाली सेल को कंट्रोल करे, मैनेज करे। एंड फिर पार्टनरशिप फॉर्म्स भी इतने फॉर्म होने लग गए कि अब समझ आया, लॉ मेकर्स को रियलाइज हुआ कि पार्टनरशिप्स के लिए भी एक सेपरेट एक्ट बनाने का रिक्वायरमेंट है। एंड दस 1 अक्टूबर 1932 को उन्होंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नोटिफाई कर दिया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, तो वो कौन से साल में आया होगा? 1932 में। कौन से डेट को नोटिफाई हुआ? 1 अक्टूबर 1932 को। आर वी क्लियर? ये है ब्रीफ बैकग्राउंड ऑन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक, फिर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का। इस यूनिट में कुछ लिखने का दरकार नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, एकदम प्लेन वनीला यूनिट है, तुम आराम से पढ़ लोगे बुक से देख के। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को, और क्या बोलता है? बोला पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। क्या बोला? 5 चीजें बोली इसने। इस डेफिनेशन में 5 चीजें बोला गया, जो 5 चीजों को, 5 एलिमेंट्स को मिला करके पार्टनरशिप का डेफिनेशन बना है। क्या? सबसे पहले बोला पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस। रिलेशन बिटवीन पर्संस क्यों बोल रहे? क्या एक इंसान खुद से पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं, यू नीड एटलीस्ट 2 पीपल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। ठीक है क्या? यू नीड एटलीस्ट 2 पीपल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। अच्छा, मैक्सिमम एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहे हम। मैक्सिमम एक फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। और ये जो 50 का लिमिट है ना बेटा, ये 50 का लिमिट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट का एक दूर गगन में सेक्शन है, सेक्शन नंबर 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट है, जो बोलता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। सेकंड, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। सबसे पहला बात तो अग्रीड, जो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप बना है, वो पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन लोग एक तो अग्रीमेंट बनाते हैं, जो तुम लोग सुन के आयोगे, पार्टनरशिप डीड बनता है। पार्टनरशिप डीड इज अ अग्रीमेंट विच गवर्न्स द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। उनका क्या राइट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, क्या पावर्स है, वो सब उस डीड में लिखा हुआ है कि नहीं? तो पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। अग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। आर यू क्लियर? अब कोई पार्टनर ऐसा होता है, जब पार्टनरशिप, जो कोई भी इंसान पार्टनरशिप में आना चाहेगा तो वो कुछ लेके आता है। अब कोई कैपिटल लाता है, कैश लेके आता है, और कोई हो सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी लाता होगा। जैसे कोई पार्टनर के पास में जगह खाली है, तो बोला पार्टनरशिप में मैं अपना खाली जगह दे देता हूँ, वहां पे हम लोग अपना ऑफिस कर लेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी इन कैश और इन काइंड। तो अगर कोई पार्टनर एज अ कंट्रीब्यूशन इमूवेबल प्रॉपर्टी लेकर के आता है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर पार्टनरशिप डीड में का हिस्सा है, तो पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा एंड स्टैंप भी कराना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया में अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना है, तो आपको इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट फॉलो करना पड़ता है, जो प्रोसीजर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में लिखा हुआ है। और अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट स्टैंप कराना होता है, तो स्टैंपिंग होता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। ठीक है,
तो अगर कोई पार्टनरशिप डीड में एज अ कंट्रीब्यूशन इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई पार्टनर ला रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा उस डीड को, एंड साथ में उसका स्टैंपिंग भी होना कंपलसरी है। अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कौन सा एक्ट फॉलो करेंगे अपने, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, और अगर हम लोग को स्टैंपिंग कराना है तो कौन सा एक्ट फॉलो करेंगे, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। आर यू क्लियर? फिर दूसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। क्या प्रॉफिट शेयरिंग इज द वेरी मेन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप? क्या यस, प्रॉफिट शेयरिंग होना ही चाहिए। लॉस शेयरिंग के बारे में आपने डीड में लिखा है नहीं लिखा है, इट डज नॉट मैटर, पर प्रॉफिट शेयरिंग होना हद से ज्यादा कंपलसरी है। देयर हैज टू बी मेंशनिंग ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है। फिर ऑफ अ बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म हम क्यों खोलेंगे? बिजनेस के लिए, बिजनेस करने के लिए खोलेंगे, अपने को धंधा करना है। बिजनेस, अब बिजनेस, कोई भी बिजनेस क्यों करना चाहेगा? व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड डूइंग बिजनेस? प्रॉफिट कराना, अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन मोटिव बिहाइंड डूइंग बिजनेस। तो बिजनेस करने का दो मोटिव होना चाहिए, ठीक है, दो एसेंशियल एलिमेंट्स होता है ऑफ अ बिजनेस। सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ गेन्स यानी कि अर्निंग प्रॉफिट, एंड दूसरा बिजनेस में हम क्या इंक्लूड करेंगे? बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, एनी ऑक्यूपेशन, एनी प्रोफेशन। ठीक है, एनी ट्रेड, एनी ऑक्यूपेशन, एनी प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या होता है? आज सीए, सीएस, सीएमए वाले लोग या एडवोकेट मिल करके तो फर्म ही बनाते हैं। क्या बना सकते हैं फर्म? हाँ। क्या प्रोफेशनल्स कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म? यस दे कैन, एंड दे एक्चुअली फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अलावा एलएलपी बना सकते हैं बस, और कुछ नहीं बना सकते प्रोफेशनल्स। तो आप कोई भी ट्रेड करो जहाँ पे ट्रेड माने बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व है, या आप कोई भी और काम करो, या कोई भी प्रोफेशनली भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका धंधा पार्टनरशिप फर्म कर सकता है। आप फर्म बना के वो धंधे को कैरी ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। एंड नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, carried on by all or any one of them acting for all। इसके तीन नाम और है। क्या? इसको हम लोग म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, और इसको हम लोग ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, इसके तीन नाम है। इसका मतलब क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एक पार्टनर एजेंट भी है दूसरे रिमेनिंग पार्टनर्स का। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि वो अपने कैपेसिटी में खुद डिसीजन ले सकता है, और अगर एजेंट बोला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स के बिहाफ में कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि फर्म विल बी लायबल। ठीक है, इसको बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सब तो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर्स कैन टेक अ डिसीजन, लेकिन अगर कोई एक पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि फर्म के बिहाफ में कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन का जिम्मेदारी या उस डिसीजन से अगर कोई भी लाइबिलिटी आएगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि फर्म को उठाना पड़ेगा। ठीक है, उस डिसीजन के लिए दो आपने नहीं लिया पर आपके बिहाफ में किसी और ने लिया ना, तो आप लाइबल होंगे। क्लियर? क्या इसका मतलब होता है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन समझ में आया क्या? ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को ना 5 एलिमेंट्स में इन्होंने तोड़ दिया। जैसे सबसे पहले रिलेशन बिटवीन पर्संस, पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम लोग क्या समझे थे कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। और ये बात कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। वेरी गुड। सेकेंड, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट। ठीक है, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, और इसी अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ रहा है तो दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या?
सबसे पहले इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड सेकेंड इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। क्या? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। लॉस शेयरिंग हो चाहे ना हो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। अगर लॉस शेयरिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हम लॉसेस को कैसे बांटेंगे? इक्वली, जो आप करते आए हैं अकाउंट्स में, तो हमें इक्वली बांटना है। फिर फोर्थ, बिजनेस होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ बिजनेस। बिजनेस का दो बातें ध्यान रखना है। क्या? सबसे पहले द मेन मोटिव बिहाइंड बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। एंड सेकेंड, business will include any trade, any occupation, any profession, ठीक है। फिफ्थ, carried on by all or any one of them acting for all। इसका तीन नाम और है, क्या क्या बता दो तो? म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट, कार्डिनल प्रिंसिपल एंड ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में अगर पूछे व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, अर्निंग प्रॉफिट लिख के मत आना। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट, यानी कि एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एक पार्टनर एजेंट भी है। प्रिंसिपल यानी कि वो खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी में डिसीजन ले सकता है, और अगर वो रिमेनिंग फर्म के बिहाफ में डिसीजन ले रहा है तो वो एक एजेंट है, और उस डिसीजन के लिए सारा फर्म लायबल होगा, पूरा फर्म लायबल होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी लायबल। ठीक है क्या? पक्का? सेक्शन 4 का डेफिनेशन है ये पार्टनरशिप का। अब मेरे को बताओ, समझ कर डेफिनेशन एकदम अच्छे से? ये 5 एलिमेंट्स बना करके अपना पार्टनरशिप का डेफिनेशन होता है कंप्लीट। समझ आया डेफिनेशन? अब एक बार इसको लर्न करके रिवाइज करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज अ पार्टनरशिप? कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 4 में। क्या डेफिनेशन है? Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। पक्का? एकदम क्लियर। अब जो इंसान पार्टनरशिप में एंटर करता है उसको इंडिविजुअली हम पार्टनर बोलते हैं, सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम फर्म बोलते हैं, और जिस नाम से उन लोग धंधा करते हैं उसको हम लोग फर्म नेम बोलते हैं। क्लियर? पक्का? देखो, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स, collectively a firm, and the name under which their business is carried on is called the firm name। क्लियर? एकदम क्लियर। About elements of partnership। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप सुनो, एक बार ये 5 एलिमेंट पढ़ो। जब हम लोग डेफिनेशन को 5 एलिमेंट पे तोड़े हैं, क्या ऊपर वाला अपने जो ब्रेक किए हैं और जो नीचे लिखा हुआ है क्या वो सेम है क्या? हाँ सेम है क्या? देखो, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, यानी रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, अग्रीड। फिर टू कैरी ऑन सम बिजनेस must be agreement must be to share profits, and the business must be carried on by all or any one of them acting for all। तो ऊपर में जो हमने 5 एलिमेंट्स को ब्रेक करके डेफिनेशन पढ़ा वो सेम 5 एलिमेंट्स ही नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारे एग्जाम में पार्टनरशिप का डेफिनेशन नहीं पूछ के तुमसे एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप पूछ सकता है। फिर अंदर में आ जाओ, हर एक का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, अपने जो समझे हैं एग्जैक्टली एकदम सेम है। देखो, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है, फिर सेक्शन 464 of the Companies Act 2013 has put a limit of 50 partners in a partnership firm। ठीक है, जितना मार्क करा रहे तुमको उतना ही लिख के आना एग्जाम में, उससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट नहीं है, और ट्रस्ट में तुम्हारे पास टाइम भी नहीं बचेगा। फिर अग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट entered into by all the persons concerned, it may be in oral or in writing। अब पार्टनरशिप डीड के बारे में थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे अपने। फिर आओ बिजनेस, देयर मस्ट बी अ बिजनेस, ऑब्वियसली business includes every trade, occupation and profession। The motive of the business is acquisition of gains। ठीक,
agreement to share profits. The sharing of profits is an essential feature of partnership. But an agreement to share losses is not an essential element. However, in the event of losses, unless otherwise agreed, these must be borne in the profit sharing ratio. ठीक है. फिर business carried on by all or any one of them acting for all. इसके 3 नाम और बताए थे. देखो, दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ. ठीक है. देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी दिख रहा है क्या? फिर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप दिख रहा है क्या? हो गए इसके 3 नाम. इसका मतलब क्या होता है? carried on by all or any one of them acting for all का मतलब क्या होता है? देखो, each partner is the business, is the principal as well as the agent for the other partners. He is an agent insofar as he can bind the other partners by his acts, and he is a principal to the extent that he is bound by the act of other partners. सही बात है क्या? एग्जैक्टली यही समझे हम लोग. ठीक है. अच्छा, अब एक बार ये वाले एग्जाम्पल में आना. 3 एग्जाम्पल है, इसको बात करेंगे. सुनो, एक बात बताओ, पढ़ना मत एग्जाम्पल, हम बता रहे हैं, खाली सुनना. 2 लोग हैं, ए एंड बी. दे जॉइंटली ओन एन लैंड. वो लैंड को उन्होंने भाड़े पे दे दिया और फिर वो भाड़े, एंड दे आर अर्निंग रेंटल इनकम. ठीक है. दे आर 2 ओनर्स ऑफ अ लैंड. लैंड को भाड़े पे दे दिया, दे आर अर्निंग रेंटल इनकम. विल दिस बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनरशिप? नो. व्हाई? पहला बात तो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. व्हेन यू आर अर्निंग अ रेंटल इनकम, इज इट कंसिडर्ड अ बिजनेस? नहीं. अनटिल एंड अनलेस आप रियल एस्टेट वाले बिजनेस में हो एंड देन यू आर अर्निंग रेंटल इनकम, तब आपका बिजनेस है, हम मान सकते हैं भाई. बट जस्ट बिकॉज यू ओन अ पीस ऑफ लैंड, दैट डज नॉट मेक यू इन अ रियल एस्टेट बिजनेस. ठीक है. तो सिंस ये बिजनेस एक्टिविटी ही नहीं है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ पार्टनरशिप. सेकेंड पॉइंट ये भी हो सकता है देखने का तरीका कि पहला बात, अगर 2 लोग साथ में कोई लैंड ओन करते हैं तो उनको हम लोग पार्टनर्स नहीं बोलते हैं. बेसिकली जब कोई भी पीस ऑफ प्रॉपर्टी के मल्टीपल ओनर्स होते हैं ना, तो उनको हम को ओनर्स बोलते हैं, पार्टनर्स नहीं बोलते हैं. ठीक है, पक्का? तो ये को ओनरशिप है, ये पार्टनरशिप नहीं है. पक्का? फिर नेक्स्ट, क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो एनजीओ वगैरह होते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या फिर तुम्हारे ये जो क्लब वगैरह होते हैं, ठीक है ना, सोशल क्लब, जैसे स्पेस क्लब, स्पेस सर्कल क्लब हो गया, सिल्वर स्प्रिंग क्लब हो गया, क्या ये सारे क्लब जो वगैरह है, ये पार्टनरशिप है क्या? ये पार्टनरशिप नहीं है. क्योंकि सबसे पहला बात, जो क्लब होता है ना, वो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करता है. ठीक है. और दूसरा बात, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग तो एनजीओ, ये लोग तो चैरिटी करते हैं ना. क्या इनका बिजनेस का मेन मोटिव अर्निंग ऑफ प्रॉफिट होता है क्या? नहीं. और हमने क्या पढ़ा था पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट में, कि बिजनेस का मोटिव होना चाहिए एक्विजिशन ऑफ गेन्स. तो एक्विजिशन ऑफ गेन्स का मोटिव ना ही क्लब्स का होता है और ना ही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का होता है. दैट इज व्हाई दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप्स. ठीक है. नेक्स्ट, हाँ, क्लब्स का नहीं हो सकता ना बाबू. क्लब्स अपने मेंबर के लिए काम करता है. हाँ, तो वो तो सब्सक्रिप्शन फीस है, उससे जो भी वो काम कर रहा है वो अपने मेंबर के बेनिफिट के लिए कर रहा है, कोई धंधा नहीं कर रहा है इससे. समझ आया? ठीक है. आज अगर कोई मेंबर क्लब को छोड़ के चला भी जाता है, ठीक है, तो क्या उससे क्लब बंद हो जाएगा? नहीं. बट अगर पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है फर्म को, तो क्या फर्म बंद हो जाता है? हाँ, बंद हो जाता है. अगर फर्म का करता धरता कौन है? पार्टनर ही है ना. अगर पार्टनर ही नहीं रहा तो फर्म ही नहीं रहा.
तो चला जाएगा ना वो तो। समझ आया क्या? पक्का? हाँ ठीक है, डन। फिर अच्छा, उसके बाद मान लो फॉर एग्जाम्पल देर आर टू पीपल एक्स एंड वाई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया कि हम लोग जूट खरीदेंगे और हम उसको बेचेंगे। जूट खरीद के बेचने का उसको धंधा करें, जूट खरीद के बेचने का धंधा करेंगे। जो प्रॉफिट आएगा आपस में इक्वली बांट लेंगे। क्या ये पार्टनरशिप है? हाँ, ये तो पार्टनरशिप ही है। क्या प्रॉब्लम है? ट्रेडिंग ही तो कर रहे हैं, जूट खरीद के बेच रहे हैं। जो प्रॉफिट आएगा उसको बांट लेंगे इक्वली, तो सभी तो आ गया इसमें। दिस इज अ पार्टनरशिप। अगर तुमसे ऐसा बोलता कि एक बार जूट खरीदा और बेच दिया, ओनली वन टाइम जूट खरीदा और बेच दिया, जो प्रॉफिट आया इक्वली बांट लिया, क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं। बिजनेस कंटिन्यूअसली होना चाहिए। वन टाइम इवेंट इज नॉट अ बिजनेस। वो धंधा आपको रेगुलरली कंटिन्यूअसली करना है, तभी उसको बिजनेस मानेंगे। ठीक क्या? आर यू क्लियर? फिर अब ये क्वेश्चन ना तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप तुमसे पूछा है एग्जाम में कि व्हाट आर द एलिमेंट्स टू डिटरमाइन द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। कभी इस लाइन से भी क्वेश्चन आया है और कभी कभी तो यही लाइन दे दिया है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मेजरली तुम देखोगे कि ये लाइन से क्वेश्चन आया है, तो दिस मेक्स दिस इंपॉर्टेंट। अब कोई भी बच्चा पढ़ेगा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ऊपर का 5 लिख के आ जाएगा। या ट्रू टेस्ट बोलेंगे तो सिर्फ कार्डिनल प्रिंसिपल लिख के आ जाएगा, म्यूचुअल एजेंसी वाला। बट यहाँ पे तुमसे इन्होंने 3 पॉइंट मांगा है। क्या? सबसे पहले तो देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड म्यूचुअल एजेंसी। तो अगर तुमसे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप या एलिमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप पूछेगा, तो पांचों का पांचों लिख के मत आना, तुमको उस 5 में से 3 ही लिखना है। क्या? अग्रीमेंट लिखोगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स लिखोगे, एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये 3 ही लिख के आओगे। अब इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन जो हमने ऊपर मार्क किया है वही लिखोगे। जैसे तुम बिजनेस स्टडीज का आंसर लिखते थे ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते थे हम लोग? पॉइंट नंबर 1 सब हेडिंग लिखा, डैश देके 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। ये तो करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग को यही करना डायरेक्ट क्वेश्चंस में, कोई दूसरा खेला नहीं है। अभी क्लियर? चल बढ़ सकते हैं आगे। तो मेरे को बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 ऑफ कंपनीज एक्ट के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। सही सेक्शन अगेंस्ट द सही एक्ट लिखना बहुत जरूरी है, वरना आंसर गलत हो जाता है। So what is the definition of partnership? Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. इसी से 5 elements of partnership निकल करके आया। कौन कौन सा बता दो तो? सबसे पहले association of 2 or more persons. There must be an agreement. Agreement must be to share profits. There must be a business, and the business must be carried on by all or any one of them acting for all. अगर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पूछे या एलिमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप पूछे, तो अपने को 3 एलिमेंट लिख के आना है। कौन कौन सा? Agreement, there must be an agreement. Agreement must be to share profits, and the business must be carried on by all or any one of them acting for all. Are we clear? चलो एक बार
सुनो, अच्छा, जिनका कंपनीज एक्ट किया हुआ है, जिनका कंपनीज एक्ट किया हुआ है, उनको ये डिफरेंस में पढ़ने में बहुत आसान होगा, बट डिफरेंस हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। एक बार पूरा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लेते हैं, तुमको एक्ट का आइडिया लग जाएगा अच्छे से पूरा, एंड देन डिफरेंस तुम बिना पढ़े खुद से बता पाओगे, ये मेरा गारंटी है। अच्छा, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब में आ जाओ। अच्छा, डेफिनेशन तो हम खुद से लिख लेंगे, अभी पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है वापस से पढ़ने का। फिर क्लब क्या होता है? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed with the object of not earning profit but for some beneficial purpose, है कि नहीं? For the members, क्लब किसके लिए काम करता है? अपने मेंबर्स के लिए ही काम करता है, अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ही काम करता है, कोई बिजनेस नहीं करता है। रिलेशनशिप, persons forming a partnership are called partners and a partner is the agent of other partners। लेकिन जो इंसान क्लब का पार्ट बनते हैं उनको हम मेंबर बोलते हैं। क्या एक मेंबर क्लब या दूसरे मेंबर्स का एजेंट है क्या? नहीं। फिर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, पार्टनर का इंटरेस्ट रहता है क्या फर्म के प्रॉपर्टी में? हाँ, फर्म का प्रॉपर्टी इज नथिंग बट पार्टनर का ही प्रॉपर्टी। लेकिन क्या मेंबर्स का इंटरेस्ट क्लब के प्रॉपर्टी में रहता है क्या? नहीं, क्लब का प्रॉपर्टी इज क्लब का प्रॉपर्टी। अरे सिल्वर स्प्रिंग जाते हो या स्पेस सर्कल जाते हो तो वहां से क्या डंबल वंबल उठा के ले आते हो? नहीं ना, क्लब का प्रॉपर्टी है क्लब का प्रॉपर्टी, उसमें मेंबर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। देखो, a member has no a member of a club has no interest in the property of the club। फिर डिसोल्यूशन, ऑब्वियस सा बात है, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी चेंज होता है तो उसके एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करता है, या तो अगर एडमिशन होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है, और अगर पार्टनर्स छोड़ के जाते हैं तो फर्म डिसॉल्व हो जाता है। करेक्ट? या डिसोल्यूशन होगा या तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर एक मेंबर आएगा एक मेंबर जाएगा, क्या उससे क्लब का एग्जिस्टेंस को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अ चेंज इन द मेंबरशिप ऑफ अ क्लब डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। क्लियर? एकदम क्लियर। पार्टनरशिप और क्लब के बीच का डिफरेंस तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क का 4 डिफरेंस। ठीक, अलग से तुमको कोई भी एक पॉइंट बनाने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो बताओ, पार्टनरशिप और क्लब के बीच का डिफरेंस। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? डेफिनेशन। पार्टनरशिप का डेफिनेशन अपने को आता है, क्लब का डेफिनेशन क्या होता है? क्या है? अ क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed with a motive of not earning profit and works for the benefit of its members। क्लियर? फिर सेकंड पॉइंट, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, जो पार्टनरशिप का पार्ट बनते हैं, पर्सन्स फॉर्मिंग पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर्स and they can act as the agent of other partners। Persons forming part of the club are called members and a member is not the agent of other members या फिर club। ठीक है? फिर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, पार्टनर हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, a member of a club does not has any interest in the property of the club। dissolution, dissolution, if there is a change amongst the partners it will affect the existence of the firm, and if there is a change in the members it will not affect the existence of the club। are you clear? 4 पॉइंट एकदम क्लियर? पक्का? एक बार वापस बोल दो मेरे को, फिर आगे बढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? डेफिनेशन, जो हम लोग को पार्टनरशिप का आता है। नेक्स्ट, क्लब का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, क्लब इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed with a motive of not earning profit and works for the benefit of its members। दूसरा, relationship, relationship, persons forming partnership are called partners and the partner can act as the agent of other partners। Persons forming part of the club are called members and a member is not an agent of the other member or a club। Interest in the property, partners have interest in the property of the firm, member of a club does not have any interest in the property of the club। Dissolution, dissolution, change in the partners
affect the existence of the firm. Change in the members does not affect the existence of the club. ठीक. Next, partnership versus HUF. Partnership versus HUF. सबसे पहले जब आप पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, जब आप पार्टनरशिप बनाते हैं, तो इट इज क्रिएटेड बाय एन अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है, लेकिन HUF का मेंबर बनने के लिए आपको कोई अग्रीमेंट नहीं बनाना पड़ेगा। HUF का मेंबर बनने के लिए आपको उस खानदान में जन्म लेना पड़ेगा। इट इज अ बर्थ राइट। क्लियर? देखो, द राइट इन द जॉइंट फैमिली इज क्रिएटेड बाय बर्थ। समझा क्या? आर यू क्लियर? फिर डेथ ऑफ अ मेंबर, अगर पार्टनरशिप में पार्टनर का डेथ हो जाता है तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर HUF में एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली यानी कि कर्ता का अगर डेथ हो जाता है तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बिकम द कर्ता, है कि नहीं? देखो, द डेथ ऑफ अ फैमिली does not gives rise to dissolution of the family business. Family business dissolve नहीं होता। फिर मैनेजमेंट, all the partners take decisions equally. सारे पार्टनर्स कैन टेक डिसीजंस, दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन HUF में सारे मेंबर्स कैन बिकम को पार्टनर्स इन HUF, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन हमेशा कर्ता ही लेता है। ठीक। फिर लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी का बात करें तो पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स का लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, लेकिन HUF के केस में केवल कर्ता का लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है, ओनली द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। समझा क्या? पक्का? इसमें बहुत सारा पॉइंट है, वील ट्राई एंड रेस्ट्रिक्ट अप टू ओनली 7 पॉइंट्स, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 से 4 मार्क के लिए आएगा, जो ट्रेंड बता रहा है अपने को। तो 3 से 4 मार्क के लिए अगर हम लोग 7 डिफरेंस करते हैं, तुमको उसमें से 5 या 6 भी याद रहता है, तुम्हारा काम तो हो जाएगा ना, बस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? मोड ऑफ क्रिएशन। मोड ऑफ क्रिएशन कैसे बन रहा है? पार्टनरशिप बन रहा है अग्रीमेंट से। HUF बन रहा है बर्थ राइट से। डेथ ऑफ अ मेंबर, अगर पार्टनरशिप में एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। HUF में अगर पार्टनर का डेथ मेंबर का डेथ हो जाता है तो HUF डिसॉल्व नहीं होगा। मैनेजमेंट, सारे पार्टनर्स का राइट है टू टेक डिसीजंस, लेकिन HUF में केवल कर्ता का राइट होता है टू मेक अ डिसीजन। लाइबिलिटी, सारे पार्टनर्स का लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, लेकिन HUF में केवल कर्ता का लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। उसके बाद सबसे इजी, गवर्निंग लॉ। पार्टनरशिप एक्ट इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। HUF इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही सिंपल, नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, और HUF में कितने भी, अरे जन्म ले लिए हो तो HUF के पार्ट बन गए हो ना, कितने भी बन सकते हैं। उसके बाद फिर ये भी तुम लोग को पता होगा कि माइनर कभी भी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बनता है, पर ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन HUF में वो पैदा होते ही उसका जायदाद में हिस्सा पक्का है। वो बालिग हुआ हो या नहीं हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो पैदा हो चुका है, जायदाद का हिस्सा है उसका है। समझ आया क्या? ही इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली बिजनेस। क्लियर? उसका मेजर होने का हम लोग वेट नहीं करेंगे। मेजर मतलब 18 साल की उम्र का होने का वेट हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर एकदम? ये हो गया 7 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड HUF। सबसे पहले बता दो तो क्या है मोड ऑफ क्रिएशन। मोड ऑफ क्रिएशन क्या होता है? पार्टनरशिप में पार्टनरशिप अग्रीमेंट, और HUF में बाय बर्थ। उसके बाद डेथ ऑफ अ मेंबर, डेथ हो गया अगर पार्टनर का तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। HUF में मेंबर का डेथ हुआ, फर्क नहीं पड़ता, HUF अपना चलेगा। फिर लाइबिलिटी का बात करते हैं। लाइबिलिटी पार्टनर का लाइबिलिटी इज
सारे पार्टनर्स का लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, लेकिन एचयूएफ में केवल कर्ता का लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। फिर आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सारे पार्टनर्स कैन टेक डिसीजंस, लेकिन एचयूएफ में ओनली कर्ता कैन टेक द डिसीजन। बाकी सब जो को पार्टनर्स होते हैं उन लोग अपना पॉइंट तो पुट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेगा? फाइनल डिसीजन कर्ता ही लेगा। ठीक। गवर्निंग लॉ क्या है पार्टनरशिप का? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एचयूएफ का हिंदू लॉ। माइनर का बात कर लेते हैं। क्या माइनर पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं, बट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन एचयूएफ में क्या माइनर पैदा होते ही एचयूएफ का पार्ट बन जाएगा क्या? हाँ, बिकॉज इट इज अ राइट बाय बर्थ, जन्म ले लिए खानदान में, तो एचयूएफ का हिस्सा बन गए ऑटोमेटिकली। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 50, और एचयूएफ में अनलिमिटेड। ठीक है, डन, एकदम क्लियर। फिर डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। को ओनरशिप, ये हम लोग ऑलरेडी अभी एग्जाम्पल में बात किए थे। को ओनर का मतलब क्या होता है? जब एक पीस ऑफ प्रॉपर्टी के मल्टीपल ओनर्स होते हैं तो वो होते, उनको हम लोग को ओनरशिप बोलते हैं। ठीक है, देखो पार्टनरशिप और को ओनरशिप, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। फॉर्मेशन, पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट बनता है ना, तो पार्टनरशिप का अग्रीमेंट बनता है। लेकिन को ओनरशिप जो होता है वो अग्रीमेंट भी बन सकता है या तो इनहेरिटेंस की वजह से भी हो सकता है। आज अगर दादाजी अगर थे और दादाजी के अगर 2 बेटे थे, तो जब दादाजी अपना वसीयत बनाए होंगे तो दोनों बेटों के बीच में अपना प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड किए होंगे। तो ऐसा कोई जायदाद हो सकता है ना जिसमें दोनों बेटों का इक्वल हिस्सा होगा, हो ही सकता है ना, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? को ओनर्स बोलेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो होता है वो कंपल्सरीली हमेशा बाय अग्रीमेंट बनेगा, लेकिन जो को ओनरशिप होता है वो वाया अग्रीमेंट भी बन सकता है या फिर बाय लॉ भी बन सकता है, सच एज इनहेरिटेंस। फिर इम्प्लाइड एजेंसी, ऑब्वियस सा बात है, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, बट एक को ओनर दूसरे को ओनर का एजेंट कभी नहीं होता। ठीक। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, क्या पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करना पड़ता है क्या? हाँ, पर को ओनरशिप में कोई प्रॉफिट लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है, होता ही नहीं है एक्चुअली। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, एक पार्टनर अपना शेयर किसी और को बेचना चाहता है, एक पार्टनर अपने फर्म का शेयर किसी और को बेचना चाहता है, तो बेचने से पहले उसको रिमेनिंग पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एक को ओनर अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो वो दूसरा को ओनर से थोड़ी पूछेगा, नहीं हम तो अपना हिस्सा बेच रहे हैं ना, तुम्हारा थोड़ी बेच रहे हैं, तो हमको अपना बेचने दो। अपना हिस्सा बेचने के लिए हम तुमसे परमिशन क्यों लेंगे? ठीक। A co-owner may transfer his interest in the property without the consent of other co-owner. ठीक है, पक्का, वेरी सिंपल। तो बताओ मेरे को पहले डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। एक बार को ओनरशिप का डेफिनेशन देख लो। इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु ओन प्रॉपर्टीज जॉइंटली। करेक्ट, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु ओन प्रॉपर्टी जॉइंटली। ओके, तो बताओ सबसे पहले वेरी इजी, फॉर्मेशन। पार्टनरशिप कैसे बनता है? हमेशा वाया एग्रीमेंट। को ओनरशिप कैसे बनेगा? अग्रीमेंट भी एंड बाया ऑपरेशन ऑफ लॉ भी। फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस। इम्प्लाइड एजेंसी यानी कि म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में रहता है क्या? हाँ, पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर, बट क्या को ओनर इज एन एजेंट ऑफ अदर को ओनर? क्या, एकदम भी नहीं। फिर नेचर ऑफ इंटरेस्ट, क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस पार्टनरशिप में शेयर करना पड़ता है? हाँ, क्या को ओनरशिप में ऐसा कुछ होता है? नहीं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या एक पार्टनर जब अपना हिस्सा फर्म का किसी और को बेचना चाहता है तो बेचने से पहले क्या कंसेंट लेना पड़ेगा ऑफ ऑल द पार्टनर्स? यस, लेकिन अगर को ओनर अपना हिस्सा बेच रहा है तो बिना दूसरे को ओनर से पूछे बेच सकता है। एकदम क्लियर, श्योर? ठीक है। पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन नॉट रिक्वायर्ड।
सीधा आ जाओ काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, अब काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप को फर्दर टू कैटेगरीज में बांटा गया। एक होता है विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन और एक होता है विथ रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन पार्टनरशिप एट विल होता है एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड होता है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? विल मतलब क्या होता है? इच्छा। ठीक है, तो पार्टनरशिप अपने इच्छा से बनाए हैं। जब मोह माया से मन उठ जाएगा, फर्म बंद करके चले जाएंगे। बस जाने से एक दिन पहले बाकियों को इन्फॉर्म तो कर दो, नोटिस तो दे दो कि भैया कल से कम पे मत आना, फर्म फर्म बंद करके हिमालय पे जा रहे हैं, मोह माया से मन उठ चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। फिर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, नाम इटसेल्फ बोल रहा है कि हम पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। वो टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 5 साल, जो भी हो, एज पर दी अग्रीमेंट। लेकिन एक बार पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड का फिक्स पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद भी आप पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, हिसाब से तो बंद हो जाना चाहिए था, बट आप अभी भी फिक्स पीरियड खत्म होने के बाद भी पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, वो पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पार्टनरशिप एट विल। जैसे ही फिक्स पीरियड खत्म हुआ, फर्म बंद नहीं किया, फर्म चल रहा है, ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप एट विल। क्लियर? एकदम क्लियर। फिर अब एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, एक्सटेंट ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग दो पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? जनरल पार्टनरशिप मतलब हम यहाँ पे जनरल बिजनेस कर रहे हैं, परचेज, बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग ऑफ वेरियस कमोडिटीज, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। एक्सटेंट ऑफ बिजनेस है ना, तो यहाँ पे हम जनरल बिजनेस कर रहे हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक बिजनेस करने के लिए साथ में आए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पटाखा का मेन सीजन क्या होता है? दिवाली से लेके न्यू ईयर तक का। हो सकता है 4 महीना के लिए पार्टनरशिप फॉर्म कर लिए, पटाखा खरीद के बेचेंगे। या फिर अम्ब्रेलास का मेन सीजन क्या होता है? रेनी, मॉनसून, तो मॉनसून का 2 महीना धंधा करेंगे, आराम से मस्त छाता बेचेंगे। ठीक है, जैसे होली, होली में मेन क्या बिकता है? कलर्स, तो 1 महीना या 1 हफ्ता के लिए सिर्फ होली का कलर बेचेंगे और धंधा करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? और जैसे ही वो धंधा खत्म होगा, जैसे ही वो धंधा खत्म होगा, फर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, पक्का? वो एक पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए हम साथ में आते हैं, हमारा बिजनेस स्कोप डिफाइंड है कि हम यही काम करेंगे। होली का कलर बेचना है तो रंग ही बेचेंगे, पटाखा बेचना है तो पटाखा ही बेचेंगे। आप एक ही काम कर रहे हो। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचोगे तो आप ऑटोमेटिकली जनरल पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाओगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप नाम इटसेल्फ सजेस्ट एक। समझ आया? देखो, आओ, partnership at will is a partnership when no fixed period has been agreed upon the duration of partnership and there is no provision as to the determination of the partnership. फिर a partnership at will may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the same. मतलब क्या हुआ? अपने मर्जी से आए हैं, अपने मर्जी से जाएंगे, जाने से पहले रिमेनिंग पार्टनर्स को नोटिस दे करके जाएंगे कि भाई कल से काम पे मत आना। ठीक, फिर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, इट इज अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक बार ऊपर में देखना, यहां से ना एक एरो निकाल दो और यहाँ पे लगा देना। Where a partnership entered for a fixed term is continued after the expiry of such term, it is to be treated as having become partnership at will. ठीक, फिर general partnership, where a partnership is constituted with respect to business in general, and particular partnership, a partnership constituted for a single undertaking is dissolved by the completion of the undertaking. अंडरटेकिंग माने क्या होता है? बाबू, अंडरटेकिंग मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्टिकुलर मोटिव के लिए हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। आर यू क्लियर? पक्का?
तो अब मेरे को बताओ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में बांटा गया। क्या? एक विथ रिगार्ड्स टू ड्यूरेशन एंड दूसरा विथ रिगार्ड्स टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। ड्यूरेशन के हिसाब से 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या क्या? पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, एंड एक्सटेंट ऑफ बिजनेस के हिसाब से जनरल पार्टनरशिप एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक बार तुम्हारे एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, 4 मार्क के लिए, और क्वेश्चन क्या था? डिफाइन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। तुमको लग रहा है 4 मार्क का क्वेश्चन, और लिखना कितना है? 2 लाइन। तो क्या करोगे? बढ़ा चढ़ा के और लिख के आओगे क्या? आंसर बड़ा करोगे 4 मार्क जितना? नहीं, 2 लाइन ही लिख के आओगे बेटा, ठीक है। कभी कभी तुमको पेपर में ऐसा दिखेगा कि क्वेश्चन मार्क्स बहुत कम डिजर्व करता है, बट उसको ज्यादा नंबर के लिए दिया हुआ है। और कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो 7-8 मार्क डिजर्व करता है, वो तुमसे 4-5 नंबर के लिए पूछा है, ठीक है। तो अपने कंटेंट पे कॉन्फिडेंस रखो, जितना तुमने पढ़ा है एकदम सही है, जितना आता है एकदम सफिशिएंट है, हम उतना ही लिख के आएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना नंबर ऑफ मार्क्स के लिए हमको पूछे, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, तुमको लिखना 2-2 लाइन है, तुम 2 लाइन ही लिख के आना, क्योंकि इंस्टीट्यूट एग्जामिनर तुमसे 2 लाइन ही उम्मीद कर रहा है, उससे बेसी नहीं। समझा क्या? चलो सुनो, हम बोल रहे हैं, तुम लोग पहचानना कौन सा पार्टनरशिप है, ठीक है। पर्टिकुलर धंधा के लिए पार्टनरशिप खोले हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल धंधा, जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। एक पर्टिकुलर समय के लिए खोले हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, और वो फिक्स पीरियड खत्म हो गया फिर भी पार्टनरशिप चला रहे हैं, तो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगा। और विल का मतलब क्या होता है? मर्जी से आए हैं, मर्जी से जाएंगे, जाने से पहले नोटिस देके जाएंगे, कि बस कल से काम पे मत आना, ठीक। फिर आप पार्टनरशिप डीड ऑलरेडी पढ़ चुके, इसके बारे में सिर्फ अपने को मार्क करना है। देखो, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस as to the relation of the partners is called partnership deed. It should be stamped according to the provisions of Stamp Act 1899. And where the partnership comprises of immovable property, the instrument must be in writing, stamped and registered under the Indian Registration Act 1908. ठीक है। अब ये तुम लोग को पढ़ने का दरकार नहीं है। पार्टनरशिप डीड में कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, खुद से बताओ, दिमाग लगे, घुटना में बुद्धि होगा ना तो ही बता दोगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या रहेगा। बताओ तो क्या रहेगा? क्या रहेगा? वेरी बेसिक, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, उसके बाद नेम ऑफ द पार्टनर्स, सिर्फ नाम डालोगे, एड्रेस वगैरह नहीं डालोगे, एड्रेस भी जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन से डेट से आप स्टार्ट कर रहे हो पार्टनरशिप, हाँ, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, फिर पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म का हेड ऑफिस कहाँ खोले हो बेटा, ऑफिस कहाँ है आपका, ऑफिस का एड्रेस बताओ, काम क्या करोगे, अपना मेन बिजनेस एक्टिविटी बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेथ का प्रोसीजर, एडमिशन का प्रोसीजर, रिटायरमेंट का प्रोसीजर, हो गया, मोर देन इनफ। 4-5 पॉइंट तो खुद से लिख सकते हैं आप बिना पढ़े आराम से, बस मोर देन सफिशिएंट। अब आओ टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर, सबसे पहले एक्टिव पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, इसका एक नाम और है बेटा एक्चुअल पार्टनर, ठीक है। एक्टिव, ऑस्टेंसिबल और एक्चुअल पार्टनर। सुनो, सबसे पहले क्या ये बिजनेस में कैपिटल लाएगा? हाँ, कैपिटल लाएगा। अच्छा, एक्टिव पार्टनर है ना, तो वो एक्टिव रहेगा एकदम से, ठीक है। बिजनेस में कैपिटल लाएगा, हाँ, अगर कैपिटल लाएगा तो क्या इसका नाम अग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा? हाँ भाई, कैपिटल अगर ला रहा है, नाम अग्रीमेंट में लिखा है, तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा उसमें हिस्सा होगा इसका, हाँ होगा। ये एक्टिव पार्टनर है, तो क्या ये बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा? हाँ करेगा, ठीक है। अब जब एक्टिव पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, सुनो ना, जो सारा काम होता है फर्म का वो एक्टिव पार्टनर ही करता है, तो जो थर्ड पार्टी भी फर्म से काम करने के लिए आ रहे हैं
वो भी उस एक्टिव पार्टनर को ही देख के आ रहे हैं। तो अगर एक एक्टिव पार्टनर जब फर्म को छोड़ के जाता है तो तुमको नहीं लगता एक पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए, जिससे सबको पता चल जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगा कि भाई अब ये इंसान इस फर्म का पार्टनर नहीं है। तो क्या होगा, जो लोग इस पार्टनर को ही सिर्फ उस इंसान को ही देख करके फर्म के साथ काम कर रहे थे, हो सकता है उन लोग अब ना करें, है ना। तो सही बात है, वो उनका डिसीजन है ना। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उनको बताना कि अब ये हमारे फर्म के साथ में एसोसिएटेड नहीं है। आर यू क्लियर? ठीक है, तो ऐसे पार्टनर्स को, एक्टिव पार्टनर्स को जरूरी होता है कि जब वो फर्म के साथ में अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं तो एक पब्लिक नोटिस दे करके जाए। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और थर्ड पार्टी फर्म के साथ में काम करवाते जा रहा है, तो भले ही उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, पर जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता वो फर्म के सारे एक्ट्स के लिए लायबल होगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी आ रहा है उसको मालूम नहीं है। तुम जब तक बताओगे नहीं उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो बताना जरूरी है ताकि पार्टनर अपने आप को लाइबिलिटी से फ्री कर सके। समझा क्या? पक्का समझा? एकदम समझा? श्योर एवरीवन? ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर का 5 पॉइंट बहुत सिंपल। क्या ये पैसा ला रहा है? हाँ, अगर पैसा ला रहा है तो अग्रीमेंट में नाम लिखा हुआ है, पैसा लाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग भी उठाएगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग भी उठाएगा, पैसा भी ला रहा है, अग्रीमेंट में भी नाम है, तो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो एक एक्टिव पार्टनर है। और सिंस वो एक्टिव पार्टनर है तो जब वो फर्म को छोड़ के जाएगा तब वो पब्लिक नोटिस दे के जाएगा ताकि ही कैन एब्सॉल्व हिमसेल्फ। एब्सॉल्व मतलब क्या होता है? सेपरेट हिमसेल्फ। ही कैन एब्सॉल्व हिमसेल्फ ऑफ द लायबिलिटीज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट या डेट ऑफ हिज लीविंग द फर्म। समझा क्या? ताकि वो अपने आप को फर्म से लायबिलिटी मुक्त करा सके। क्लियर एकदम? इसी का ठीक उल्टा होता है, सुनो ना, इसी का ठीक उल्टा होता है स्लीपिंग या फिर डोमेन पार्टनर। इसी का ठीक उल्टा होता है स्लीपिंग या फिर डोमेन पार्टनर। सिर्फ एक पॉइंट में चेंज है, अपने 5 पॉइंट पढ़े ना, सिर्फ 2 पॉइंट में चेंज होगा, बाकी तीनों पॉइंट सेम रहेगा। ठीक है, तुम दिमाग लगाना और बताना कौन सा। सबसे पहले, क्या ये पैसा लाएगा? हाँ, पैसा लाएगा तो नाम अग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा। अगर पैसा ला रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग उठाएगा, प्रॉफिट शेयर होगा इसका। क्या ये बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, स्लीपिंग पार्टनर है, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अगर ये बिजनेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो लोगों को मालूम ही नहीं है ये फर्म का हिस्सा है कि नहीं है, क्योंकि फ्रंट पेज पे तो नहीं दिख रहा है ना। तो जब ये फर्म को छोड़ के जाएगा, क्या ऐसे पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, ऐसे पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आर यू क्लियर? एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव का 2 नाम और बता दे बाबू, क्या क्या है? एक्चुअल एंड ऑस्टेंसिबल। और स्लीपिंग पार्टनर का एक नाम और, डोरमेंट। क्लियर? फिर टोटल 8 टाइप्स ऑफ पार्टनर है, जोड़ा बना के याद करेंगे। पहला हुआ एक्चुअल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, उसी का ठीक उल्टा स्लीपिंग पार्टनर। अब एक होता है इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग का ठीक उल्टा आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, इनकमिंग पार्टनर कौन होता है? जो आ रहा है, सुनो ना, एग्जिस्टिंग फर्म में जो आ रहा है वो है इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, जब फर्म बनते बनते ही आप साथ में पार्टनरशिप में आ गए तो नहीं, जब आप एग्जिस्टिंग फर्म में आ रहे हो तो वो होता है इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, और आउटगोइंग कौन होता है? जो एग्जिस्टिंग फर्म को छोड़ के जा रहा है वो होता है आउटगोइंग पार्टनर। ठीक, इनकमिंग पार्टनर जब आएगा तो ऐसे ही मुंह उठा के आ जाएगा कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, उसका लाइबिलिटी कब से स्टार्ट होता है? जिस दिन से वो आया है उस दिन से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर उसका दिल बहुत बड़ा है और उसके बाद बहुत पैसा है तो क्या वो फर्म के उसके आने के पहले का भी लाइबिलिटीज उठा सकता है क्या? हाँ उठा सकता है। ठीक है, पक्का? फिर आउटगोइंग पार्टनर कौन है? जो एग्जिस्टिंग फर्म को छोड़ के जा रहा है। आप छोड़ के कैसे जा सकते हैं? रिटायरमेंट, डेथ। रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है। अच्छा, आपको फर्म से निकाल भी तो सकते हैं उठा के, एक्सपल्शन। ठीक है, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो
निकाल देंगे ना, बैंकक्रप्ट लोगे तो निकाल देंगे। ठीक, ये होता है आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर का लायबिलिटी कब खत्म होगा? जिस दिन से वो फर्म को छोड़ के जाएगा। और अगर वो एक्टिव पार्टनर है, अगर वो एक्टिव पार्टनर है तो जाने से पहले क्या देके जाएगा? पब्लिक नोटिस देके जाएगा, ताकि उसका लायबिलिटी उस दिन से खत्म हो जाए। ठीक, फिर अब समझना ध्यान से, नॉमिनल पार्टनर। बाबू नॉमिनल कम्स फ्रॉम द वर्ड, नॉमिनल कम्स फ्रॉम द वर्ड नेम लेंडिंग। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर कम्स फ्रॉम द वर्ड नेम लेंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। मान लो फॉर एग्जांपल तुम लोग को पार्टनरशिप फॉर्म, तुम लोग सब सीए वगैरह बन गए हो और तुम लोग को पार्टनरशिप फॉर्म बना के अपना सीए का प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। अब तुमको क्लाइंट चाहिए, पहले पहले फॉर्म को देख के कोई भी क्लाइंट नहीं आता है, फीडबैक लगेगा। तुम लोग गए निखिल के पास में, ठीक है, और बोले कि भैया हम लोग फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। बोले करो, बहुत अच्छा बात है, मेरा क्या हेल्प चाहिए? तो बोले हम फॉर्म का पार्ट बन जाए, हम क्या करें, हम क्या करें? फॉर्म संभालना है? बोला नहीं। पैसा चाहिए? बोला नहीं। ठीक है, तो अगर फॉर्म नहीं संभालना है, पैसा भी नहीं चाहिए, तो प्रॉफिट में हिस्सा भी नहीं मिलेगा, उनको प्रॉफिट में हिस्सा भी नहीं मिलेगा, तो करना क्या है? आपको सिर्फ अपना खोपड़ा लैंड करना है, अपना नाम लैंड करना है, ताकि आपका नाम देख करके भाई लोग हमारे पास आए और हमसे काम करवाए। ठीक है, अब निखिल भैया फॉर्म के पार्टनर है क्या? नहीं, लेकिन उनको देख देख के जो भी पार्टनर फर्म, जो भी थर्ड पार्टी फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आएगा, उनके प्रति उनका लायबिलिटी निखिल भैया का रहेगा। निखिल भैया विल बी लायबल टुवर्ड्स दोस थर्ड पार्टीज, क्योंकि उनका थोड़ा देख के आ रहे हैं ना, है ना। अगर वो नहीं होते तो उन लोग आते भी नहीं, तो ही विल बी लायबल फॉर दोस पार्टी टू दोस थर्ड पार्टीज। क्लियर, एकदम क्लियर। इसको बोलते हैं नेम लेंडिंग। तुम उसके लिए उनको रॉयल्टी दे सकते हो, हाँ वो दे सकते हो, ठीक है। कुछ और तरीके से यू कैन पे, बट उनको पार्टनरशिप के टर्म्स में शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। समझ आया क्या? ठीक है, फिर एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का एक नाम और है जिसको हम लोग एस्टॉपेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टोपेल। अब ये और नॉमिनल पार्टनर में क्या डिफरेंस है, सुनो। ठीक है, देखो देखो, सपोज मान लो तुम लोग का फॉर्म बन गया, सेम एग्जांपल ले रहे हैं बट इसको अलग तरीके से देख रहे हैं। तुम लोग का फॉर्म है, मान लो तुम लोग थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो, भैया यही खड़े हैं। थर्ड पार्टी बोला अच्छा ये निखिल जी भी आपके फॉर्म में पार्टनर है क्या? थर्ड पार्टी पूछ रहा है तुमसे, ये निखिल जी भी आपके फॉर्म में पार्टनर है क्या? निखिल भैया वहीं खड़े हैं, थर्ड पार्टी भी वही है, तुम लोग भी वही हो। तुम लोग बोला उनको हाँ हाँ भैया ये पार्टनर है हमारे साथ में, यानी कि तुम थर्ड पार्टी के सामने में एक इंसान को ऐसा मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वो पार्टनर है फॉर्म में, और वो और वो पार्टनर, वो ऐसा इंसान उस मिस रिप्रेजेंटेशन को अलाउ भी कर रहा है, यानी कि वो चुप है। उसने क्या किया, क्या उन्होंने मना किया? नहीं नहीं हम पार्टनर नहीं है, नहीं, ही अलाउड दैट मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक, नॉमिनल पार्टनर में वो सामने से अपना नेम लैंडिंग करने के लिए आ रहे थे, दैट इज वाई वो नॉमिनल पार्टनर था। यहाँ पे तुम थर्ड पार्टी के सामने भैया को एज अ पार्टनर मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, जबकि वो पार्टनर नहीं है और वो उस मिस रिप्रेजेंटेशन को अलाउ भी कर रहे हैं। इसी मिस रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए अगर कोई थर्ड पार्टी फॉर्म से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो आदमी यानी कि निखिल भैया उस थर्ड पार्टीज के लिए लायबल होंगे। ठीक है, जो भी डेट्स आएगा उस थर्ड पार्टी से ही विल बी लायबल टू पे देम ऑफ। क्लियर, एकदम समझ आया, एग्जाम्पल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक, नॉमिनल पार्टनर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉमिनल पार्टनर एंड पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय एस्टॉपल यानी कि होल्डिंग आउट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर, एकदम सिंपल चल रहा है। फिर एक होता है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, ठीक है, बाकी तो एकदम लल्लू है। अच्छा, सब पार्टनर डिफाइंड नहीं है, सब पार्टनर तुम्हारे इसमें डिफाइंड ही नहीं है, तो तुम छोड़ दो उसको। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली मतलब क्या होता है? वो पार्टनर केवल प्रॉफिट उठाएगा, वो सेल्फिश पार्टनर है, एक नंबर का सेल्फिश पार्टनर है। पहले ही बोल दिया कि हम लॉस नहीं बेयर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम हिस्सा लेंगे पर हम लॉस नहीं बेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए कि लॉस शेयरिंग तो ऑप्शनल होता है। तो एक पार्टनर चाहे तो लॉस शेयरिंग करने से मना कर सकता है आराम से। तो ये क्या है?
पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली क्या है, ये एक सेल्फिश पार्टनर है। क्या करता है, सिर्फ प्रॉफिट होगा तो पैसा उठाएगा अपना शेयर, लॉस होगा तो सामने नहीं आएगा। समझ आया क्या? पक्का, एकदम क्लियर। देखो आओ मार्क करते हैं। एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। देखो, इट इज अ पर्सन हु हैज बिकम अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट, ठीक है, who actively participates in the conduct of business. In the event of his retirement, he must give a public notice in order to absolve himself of the liabilities done after his retirement. Liabilities for the acts done after his retirement. ठीक है, पक्का। फिर sleeping partner और dormant partner. It is a partner who is a partner by agreement who does not actively takes part in the conduct of business. They share profits and losses and are liable to third parties. लेकिन इनको they are not required to give public notice at the time of their retirement. Simple बात है। Incoming partner, फिर a person who is admitted as a partner into an already existing firm with the consent of all the existing partners is called an incoming partner. Such a partner is not liable for any act of the firm done before his admission as a partner. But ये बात जो है कि अगर वो चाहे तो पहले का liabilities भी उठा सकता है, ये बात अपने यूनिट 2 में पढ़ेंगे। ठीक। Outgoing partner, a partner who leaves a firm in which the rest of the partners continue. Yani when a partner leaves the existing firm, simple, why too complicated? When a partner leaves the existing firm is called a retiring or an outgoing partner क्योंकि वो जा रहा है. Such a partner remains liable to third parties for all the acts of the firm until he gives a public notice of his retirement. फिर nominal partner, देखो सुनो क्या करता है ये, नेम लेंडिंग करता है. So lends his name to the firm without having any real interest in the firm, nor entitled to share profits, does not take part in the conduct of business, liable to third parties for all the acts of the firm. क्लियर क्या? ये 5 पॉइंट लिखा हुआ है ना, तुमको ये 5 पॉइंट जो है दिमाग में रखना है. इसी को तुम बस खाली सेंटेंस फॉर्म में कंप्लीट कर लेना, आगे पीछे वर्ड प्रपोजिशन जो है वो जोड़ देना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल lends his name to the firm, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सच अ पार्टनर lends his name to the firm. बस. ठीक है, खाली इस पॉइंट को तुमको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, बाकी सेम. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल. देखो, व्हेन अ पार्टनर रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और knowingly permits himself to be represented as a partner in a firm when in fact he is not. है कि नहीं भैया, पार्टनर थे क्या? नहीं, तुम उन्हीं के सामने उन्हीं को अपने फर्म में पार्टनर बता रहे हो और वो चुप है. He is allowing that misrepresentation. तो उस मिसरिप्रेजेंटेशन के चलते जितने लोग फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनके डेट्स के लिए भैया लायबल होंगे. He is liable like a partner in the firm to anyone who on the faith of such representation has given credit to the firm. ठीक है, क्लियर. फिर पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, entitled to share profits only, not liable for losses. क्लियर, इतना ही पढ़ना है. सब पार्टनर डिफाइंड नहीं है. ठीक, ओके. ये दो एग्जाम्पल पढ़ना तुम लोग का होमवर्क रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे, बट ये जो एग्जाम्पल पढ़ना तुम्हारा होमवर्क रहेगा. बहुत सिंपल है, तुम समझ जाओगे. 8 टाइप्स ऑफ पार्टनर अपने पढ़ लिए हैं. ठीक है, हम बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तुम लोग पहचानो कौन सा पार्टनर है. ठीक है, अच्छा. जो पार्टनर एग्जिस्टिंग फर्म में आ रहा है, इनकमिंग पार्टनर. जो एग्जिस्टिंग फर्म को छोड़ के जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर. कौन सा पार्टनर फर्म को छोड़ते टाइम पब्लिक नोटिस देगा? एक्टिव पार्टनर. ठीक है, फिर कौन सा पार्टनर फर्म के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है? स्लीपिंग पार्टनर. इसका एक नाम और डॉर्मेंट पार्टनर. ठीक है, क्या ये पार्टनर कैपिटल लाता है? हाँ. पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में? नहीं. प्रॉफिट लॉस लायबल है? शेयर करेगा? हाँ. ठीक है, क्या पब्लिक नोटिस देगा? नहीं. अच्छा, कौन सा पार्टनर है जो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करता है? शेयरिंग पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली. कौन सा ऐसा पार्टनर है जो
बिना फॉर्म में कोई रियल इंटरेस्ट के खाली अपना नाम लेंड करता है, नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, और ऐसा कौन सा पार्टनर है जो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वो पार्टनर है पर वो पार्टनर नहीं है? पार्टनर बाय एस्टॉपेल या होल्डिंग आउट। पक्का? आर वी क्लियर? ठीक है, श्योर एकदम। और कौन सा पार्टनर फर्म के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा? एक्टिव पार्टनर। दो नाम और इसका, एक्चुअल एंड ऑस्टेंसिबल। एकदम क्लियर? ठीक है, दिस कंप्लीट्स माय लेक्चर ऑन यूनिट 1। यूनिट 1 हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।